डिस्कस करेंगे जातीय जनगणना पर। ऐसा मुद्दा चल रहा है, तो तुम लोग को इसके बारे में पता होगा। जाति के बारे में तो पता नहीं होगा कम से कम, कि किस जाति को हो, ये तो पता होगा। देखो, दो तीन बात इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। दो तीन बात क्या चर्चा करना है। अभी देखिएगा 24 तारीख को सीसीपीए का बैठक होता है। 24 को ही हुआ ना, 2-3 दिन पहले। हाँ, सीसीपीए का बैठक होता है। सीसीपीए का मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। ये होता है, राजनीति से संबंधित कमेटी है जिसका देखिएगा बैठक हुआ है। सीसीपीए का बैठक हुआ, इसमें तय क्या किया गया, तय ये किया गया कि सरकार आगे जाति जनगणना करवाई, जाति जनगणना करवाने का निर्णय लिया। अब ऐसा इसी समय क्यों, और खास करके जो वर्तमान सरकार है वो इसको डिनाई करती थी। शुरू से इनके एजेंडा में रहा है कि जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखो दो तरह के पॉलिटिक्स है। एक तो पॉलिटिक्स है देखिए धर्म आधारित, जो वर्तमान पार्टी शासन कर रही है बीजेपी, उनके एजेंडा में थोड़ा धर्म ज्यादा प्रभावित रहता है, और धर्म का काट होता है एक तरह से। ये जाति जाति जो है वो धर्म का काट है। अगर जाति का राजनीति बहुत आगे बढ़ेगा तो धर्म की राजनीति डाउन होता है, धर्म की राजनीति आगे बढ़ता है तो जाति की राजनीति डाउन होता है। तो जब धर्म का बात होता है ना, तो हिंदू समाज के सभी जाति उसके अंतर्गत आ जाते हैं, और जाति का जब बात होता है ना तो थोड़ा फ्रैक्शन होता है, थोड़ा फ्रैक्शन हो जाता है। सारी बात समझ में। अब देखो, एक बात आता है कि इसी समय चर्चा क्यों। अभी जैसे जिस तरह से घटना हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, उसके बाद जिस तरह से तनाव बना हुआ है कि कब हमला हो जाएगा, कब लड़ाई शुरू हो जाएगा, कोई नहीं जानता। और उसी परिस्थिति में देखिएगा सरकार निर्णय लेती है क्या कि हम जातीय जनगणना करवाएं। जो सरकार देखिएगा पूरी तरह से अभी से साल भर पहले तक, देखिएगा साल भर पहले क्या, कुछ दिन पहले तक का नहीं, एकदम डिनाई के मोड में। कुछ लोग का कहना है कि देखिएगा जिस तरह से पहलगांव का मसला हुआ है ना, और इतना मीडिया से लेकर के सोसाइटी में एक तरह से हाइपर वाला स्थिति हो गया है, जैसे कि बस कल से कल पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए, मार दीजिए, नेता नाबूद कर दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। और मीडिया वाला तो देखते हैं इतना और बढ़ा चढ़ा के लोग बोलता भी है कि अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा, पाकिस्तान कटोरा लेकर के पानी मांगने आएगा। वो लोग इस तरह से बनाते, हेडलाइन में मैंने जिस तरह से करते हैं ना, और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो सारी जगह फैल भी जाता है आसानी से। अरे बात समझिए, इतना आसान नहीं कि तुरंत के तुरंत कोई चीज कर दे, हमला कर दे, अटैक कर दे, या लड़ाई कर दे, या युद्ध लड़ लें। इतना आसान बात नहीं है, समझ रहे बात को। लेकिन देखो जनता का तो मना स्थिति उस लेवल पे चला जाता है, क्योंकि सारे चैनल पर 24 घंटा वही दिखाई जाता है। तो कई लोग का मानना है कि सरकार इस समय ये निर्णय इसलिए लिया ताकि हेडलाइंस को मैनेज करना, हेडलाइंस को मैनेज करना था। नहीं, जो 24 घंटा जो एक चीज पर पूरा मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक जितने भी यूट्यूबर से लेकर सब लगे हुए हैं, थोड़ा वहां से डाइवर्ट करना। पहलगांव को लेकर के तरफ चल रहा था ना, तो वहां से डाइवर्ट करना। यानी हम कह सकते हैं कि अभी निर्णय क्यों,
निर्णय क्यों? तो एक तो मसला या तो एक लोग ये समझ रहे हैं पहलगांव वाले मुद्दे से हटाना, हो सकता है तात्कालिक कारण हो सकता है, तात्कालिक कारण हो सकता है। रहा बात जैसे आप पहलगाम वाले मुद्दे में जैसे सरकार से आप अपेक्षा करें कि कुछ करेगी, करेगी तो जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन देखो वो ऐसा नहीं होता कि बता के किया जाता है। वो तय करना है किसको? सरकार को तय करना है, सेना को तय करना है। ऐसे भी देखिएगा आप कुछ दिन पहले आप न्यूज पढ़ेंगे, 2-3 दिन पहले देखिएगा सरकार ने सेना को एक तरह से खुली तरीके से छूट दे दिया कि आप तय करिए कि करना कब क्या। समझ रहे बात को? बाकी तो सरकार के सहमति और अनुमति से ही होगा, लेकिन सेना को ये पावर दे दिया गया है कि आप तय करिए कि कब क्या करना है, कैसे करना। तो ऐसा नहीं कि आज घटना हुआ तो आज ही जाकर के एकदम जाके जवाब दे देंगे। वो घरेलू लड़ाई नहीं हो रहा है कि गए हम मार करके एकदम खत्म कर दिए धरती। देशों का मसला है, बहुत कुछ देखना पड़ता। ठीक, ऐसा कहते हैं कि सरकार पहलगाम वाले मुद्दे से लोगों के ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा बनते जा रहा था, जिस तरह से लोगों के मन स्थिति बनते जा रहा था, समस्या पैदा हो सकता। ये चीज एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है, अगर आप 2024 के इलेक्शन देखे होंगे लोकसभा का, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन देखे होंगे, तो 2024 के इलेक्शन में देखिएगा इस सरकार को देखिएगा इस मामले में और इस मुद्दे पर ठीक ठाक क्षति हुआ। महाराष्ट्र में सीटें घट गई, बिहार में भी देखिएगा एक तरह से जो अपोजिशन पार्टी कुछ सीटें लेकर के आ गया। उत्तर प्रदेश में बड़ा विडंबना है, उत्तर प्रदेश में तो आधा आधा हो गया सीट। समझ रहे बात को? तो कई राज्यों में देखिएगा सरकार को लॉस हुआ, इसलिए गवर्नमेंट देखिएगा उसी समय से काउंटर हो गई, पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया, 240 सीट पे ही देखिएगा सरकार सिमट गई। बाकी तो अलायंस करके भले सरकार बना लेता, लेकिन बहुमत तो नहीं आया, जैसे 14 में आया था, जैसे 19 में आया था। तो बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को नहीं, ये एक तरह से सही बात है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें जो सीट घटा, ये एक कारण हो सकता है कि जो वर्तमान पार्टी है, सरकार है, उसने अपना स्टैंड को चेंज किया। क्योंकि बीजेपी शुरू से ही इस बात के लिए डिटरमिन है कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि जाति पता चलने का मतलब है कि हिंदुत्व का पॉलिटिक्स पीछे चला जाए, और अगर हिंदुत्व का पॉलिटिक्स पीछे चल जाने का मतलब है बीजेपी को सत्ता में आना भी मुश्किल हो जाए। अरे बात समझिए, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए आज के डेट में तो देखिएगा हर जाति समाज में भी देखिए इस पार्टी का भी अच्छा खासा पेनिट्रेशन हो गया, सभी जाति समाज में ठीक ठाक पकड़ हो गई। तो एक तो कारण ये है। तीसरा, जो विपक्षी नेता है, विपक्षी नेता, इनमें आप नाम ले सकते हैं, जैसे खास करके राहुल गांधी का। राहुल गांधी का देखिएगा बड़े जोर शोर से 2 साल से उठाए हुए इस मुद्दा को कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, बड़े जोर शोर से उठा लेगा कि जाति हमारी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। हालांकि देखिए ये भी विडंबना है कि इनकी सरकार लगभग इस देश में 60 साल से कम नहीं रही, लेकिन इन्होंने कभी जातीय जनगणना करवाया नहीं। पर इधर 2-3-4 साल से इनका ख्याल बदल गया। तो ये चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड बदलते रहता है समय के और सिचुएशन के अनुसार, पॉलिटिकल जो सिनारियो उसके अनुसार बदलते रहता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश में, अगर यूपी में देखिएगा तो अखिलेश यादव के द्वारा इनके द्वारा देखिएगा पीडीए का नारा दिया गया। पीडीए
का नारा दिया गया था। ठीक, पीडीए एक बैकवर्ड को मिला करके एक समूह, वो सक्सेस रहा क्योंकि उसका रिजल्ट लोकसभा के इलेक्शन में साफ दिखता है। जहां तक हमको याद है कि अखिलेश यादव शायद 35 सीट 80 में जीत गए। ठीक, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, या तो फिर इधर में भी ले लीजिए तेजस्वी यादव, या तो सबसे बड़ा तो इनके देखिए इनके पिता को ले लीजिए। इस देश में अगर 2-3 पार्टी को अगर आप देखेंगे जिनका आइडियोलॉजी क्लियर है, तो 2 ही 3-4 पार्टी आपको दिखेगा। उसमें एक पार्टी ये भी दिखेगा, बीजेपी का आइडियोलॉजी क्लियर है। ठीक, कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्लियर है। लेफ्ट पार्टियां होती उनकी आइडियोलॉजी क्लियर होती। दक्षिण भारत में एक डीएमके है, तमिलनाडु में पार्टी, उनका आइडियोलॉजी क्लियर। और उत्तर भारत में अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी में किसी का आइडियोलॉजी क्लियर है, इनकी आइडियोलॉजी क्लियर। बाकी को आप देखिएगा कहीं भी भूल मिल जाते हैं। बीजेपी और इनके पार्टी के बीच कभी गठबंधन नहीं हो सकता। एक इधर है दूसरा इधर। जैसे कांग्रेस और भाजपा के बीच कभी गठबंधन नहीं हो सकता है, उसी तरह से मान लीजिए इनको। बाकी देखिए जदयू का भी देखिए देख लीजिएगा तो एक तरह से पिछड़ों की पार्टी ठीक ठाक है, पिछड़ों में प्रभाव ठीक ठाक है। लेकिन वो सब जगह देखिएगा एकदम से कैसे बोलते हैं, चीनी पानी में चीनी घोले घोले राजा जी वाला हाल है उनका। वो कहीं भी घुल जाते हैं, सब जगह एडजस्ट कर जाते हैं। हालांकि उनका भी डिमांड था, नीतीश कुमार का भी देखिएगा, नीतीश कुमार का भी देखिएगा डिमांड था। और नीतीश कुमार का डिमांड ही नहीं था, बिहार पहला राज्य बना जो जातीय सर्वे करवाया। जनगणना तो नहीं करवा सकता लेकिन जातीय सर्वे करवाया। ये एक तरह से कहिए पहला राज्य जो क्या करवाया, जातीय सर्वे। और करवाया ही नहीं, बाकायदा इसका रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट भी इसका जारी किया। अरे बात समझ में। अब देखो इसके बाद देखिए कई ऐसे और राज्य है ना जो इस चीज में पहल किया है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, कई राज्य में कर्नाटक है। कर्नाटक में देखिएगा 2015-16 के आसपास देखिएगा इसको करवाया गया, पर देखिए रिपोर्ट नहीं जारी किया गया। उसके बाद आप देखिएगा कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, यहां भी जातीय सर्वे हुआ है, यही कोई 2023 में। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा, उड़ीसा में भी देखिएगा 2023 के आसपास जातीय सर्वे हुआ है। और अभी रिसेंट में कुछ एक महीना पहले अभी हुआ है तेलंगाना, और तेलंगाना ने भी देखिएगा तो रिपोर्ट बाकायदा जारी की। तेलंगाना भी क्या किया, रिपोर्ट को जारी किया। सरकार के ऊपर दबाव है कि जिस तरह से क्षेत्रीय जो शासन करने वाले पार्टियां हैं और जिस तरह से जातीय सर्वे करवा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव आने लगा। और राहुल गांधी या तो और जो भी क्षेत्रीय नेता हैं, जिस तरह से पूरे देश में माहौल बनाए हुए पिछले 2-3 साल से, उसका गवर्नमेंट पर एक दबाव। अरे बात समझिए। अब देखो इसका फायदा क्या है। ये तो देखो ठीक है पॉलिटिकल मामले हो सकते हैं, लेकिन फायदा भी तो होगा। फायदा है। फायदा क्या है, अगर जातीय जनगणना करवाते हैं ना तो आपको पता चलेगा सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति पता चलेगा। पता तो चले कि किस जाति का सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, कितना चेंज कितना हुआ है। जैसे 2011 में जनगणना हुआ था ना, तब उसमें 29 कॉलम होता था। अगले सेंसेक्स में पता है कॉलम बढ़ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा
कि आप किस जाति के। ऐसा नहीं कि जातीय जनगणना यहाँ नहीं हो रहा था, एससी और एसटी का जातीय जनगणना आजादी के बाद से ही हो रहा है, उसके पहले तो होता ही था, आजादी के बाद से 1951 से ही हो रहा है। और हर जनगणना में एससी एसटी का काउंटिंग होता है, एससी और एसटी का हर जनगणना में काउंटिंग होता है, सिर्फ बाकी जातियों का नहीं होता। सब उनका भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा चीज है ना, ये पता चलेगा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, और ये जो आरक्षण का या प्रतिनिधित्व का जो मामला है पूरा, इसको और बेहतर तरीका से लागू किया जा सकता है। क्यों बेहतर तरीका से लागू हो सकता है? क्योंकि देखिए आरक्षण को लेकर बड़ा संघर्ष हो गया, आपस में आरक्षण को लेकर के बड़ा संघर्ष हो गया। नौकरी बहुत कम है, लड़ाई बहुत है, और हर जाति समूह को लगता है कि हमको कम हक मिला है। किसी किसी जाति समूह पर यह भी आरोप है कि वो ज्यादा फायदा ले लिया, ये भी है। पूरे ओबीसी वर्ग को लगता है कि नहीं, आरक्षण के दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, ये भी मुद्दा है। तो एक बार डाटा तो आ जाए, कौन कितना ज्यादा लाभ लिया, कौन कम लाभ लिया, कौन एकदम से वंचित रह गया, तभी ना सब कैटेगराइज आप करेंगे। कोई ऑथेंटिक डाटा तो होना चाहिए ना, जो साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। तो ये लाभ है, तो जो प्रतिनिधित्व का मामला है वो सुलझ सकता है, और सरकार को इससे पता है क्या होगा, पॉलिसी बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किस जाति समूह का इकोनॉमिक स्टेटस कितना ज्यादा खराब, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगा कि उनमें एजुकेशन कैसे विस्तार किया जाए, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसे ऊपर उठाया जाए। इस तरह से करके पॉलिसी बना करके, टारगेटेड पॉलिसी बना करके डेवलपमेंट कर सकते। लेकिन खतरा भी है, जब हर आदमी को ये पता चल जाएगा कि हमारी जाति का आबादी किस राज्य में कितना है और सब मिलाकर कितना है, तो जाति का राजनीति भी खूब चलेगा। भले लोग कितना डिनाई कर ले, लेकिन चलेगा, जाति का पॉलिटिक्स ठीक ठाक चलेगा। ये मामला है। अब देखो जाति को लेकर के हमारे कहा हिस्ट्री क्या रहा है। हिस्ट्री का मतलब क्या पहले होता था या नहीं होता था। तो हम देखेंगे अंग्रेज के टाइम से, अंग्रेज के टाइम से अगर देखिएगा कोलोनियल ईरा, अगर जनगणना को ले लें तो सबसे पहला जनगणना शुरू हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। 1872 में भारत में पहली बार देखिएगा तो जनगणना कराया था। अरे बात समझ में। लेकिन देखिएगा जो 10वीं जनगणना शुरू हुआ ना, वो 1881 से शुरू हुआ। ये 10वीं जनगणना का 1881 से, और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो तुम्हारा था लॉर्ड रिपन। रिपन के टाइम यहां से 10वीं जनगणना, मतलब हर 10 साल पे जनगणना होगा। तो 1881 से लेकर के लगातार हर 10 साल पे जनगणना हो रहा था। 2021 में जाकर के ब्रेक हो गया। 2021 का जनगणना कहाँ हुआ? लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुआ। 2021 में जाकर के चीजें ब्रेक हो गई। अब देखिए सरकार कब करवाती है, इसी साल करवाएगी, अगले साल करवाएगी, कब या तो डायरेक्ट जाके 2031 में करवाएगी। ये देखिए गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो 1881 में शुरू से ही देखिएगा जातीय जनगणना पर जोर दिया गया। एक बार 1931 में देखिए जनगणना हुआ, जिसमें देखिएगा जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी किया, गणना का रिपोर्ट जारी किया गया। उसके बाद जनगणना इस देश में अंग्रेजों के समय 1941 में भी हुआ, पर उसका रिपोर्ट जारी नहीं किया गया। 1941 में जो जनगणना हुआ उसका रिपोर्ट जारी नहीं हुआ था, यानी 1941 पे जनगणना का रिपोर्ट जारी है। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे पास अभी जो डाटा है वो अंग्रेज के समय का डाटा,
अपने पास जो जनगणना का डाटा है वो किसके समय का है? अंग्रेज के समय का। क्योंकि उसके बाद एससी और एसटी को छोड़ करके किसी अन्य जातियों का जनगणना हुआ ही नहीं जाति का आधार पर। जनगणना हुआ, जातीय जनगणना नहीं। आ रहा है बात समझ में? ये तो मामला हो गया जाकर के अंग्रेजों के समय, कॉलोनियल एरा में। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर आप देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद का क्या मसला है, तो 1951 से ही देखिएगा उनसे एससी और एसटी का जनगणना हो रहा है। एससी और एसटी का जनगणना एससी और एसटी का हो रहा है, बाकी दूसरे का। अब जैसे देखिए 1951 से एससी और एसटी का जनगणना का प्रक्रिया चल रहा है, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा समूह और है जो इस देश में पिछड़ा हुआ, उनकी मांग भी उसी समय से होने लगी कि मतलब हम लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। क्योंकि देखो एससी एसटी को आरक्षण जो मिला था ना नौकरी में, ये संविधान लागू होने के समय से, लागू होने के टाइम से ही। ओबीसी का आरक्षण संविधान लागू होने के समय से नहीं था, सिर्फ एससी का था और एसटी का था। ओबीसी का रिजर्वेशन तो 1990 में जाके लागू हो गया। तो जब देखेगा उस समय जो पिछड़ी जाति के कुछ नेता थे आंदोलन करने लगे और विरोध करते थे, तब नेहरू जी ने देखिएगा 1953 में काका का लेकर कमेटी बनाया था। 16 नंबर आर्टिकल में सब पढ़ाते हैं जी, अगर पढ़े होंगे पीछे में तो आपको याद होगा। काका का लेकर कमेटी बनाया गया 1953 में, किस लिए? पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर। पिछड़ी जाति, लेकिन कभी इसका रिपोर्ट जारी ही नहीं हुआ। कांग्रेस के सरकार में, नेहरू जी के समय में, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के समय में कभी रिपोर्ट ही नहीं जारी। अरे बात समझिए, इसलिए देखेगा बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि सबसे लंबे समय तो इस देश ने आप ही ने शासन किया, तो तब क्यों नहीं करवाया? तब क्यों नहीं करवाया? लंबे समय आपने शासन किया, आज 2-3 साल से याद आ रहा है। ठीक है, उनका पॉलिटिकल अपना नुरा कुश्ती है, एक अलग मामला है। ठीक, इसका रिपोर्ट नहीं आया। आगे क्या होता है, 1978 में देखिएगा बीपी मंडल आयोग बना। किसके द्वारा बनाया गया? उस समय मोरारजी देसाई पीएम, इन्होंने बनाया। उसका कारण ये था ना कि मोरारजी देसाई का देखिए जो सरकार बना था ना, उसमें देखिएगा जो आज ओबीसी जातियां हैं, इनके क्षेत्रीय पार्टियां थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और आपको पता होगा कि मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो बीपी मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग में देखो रिकमेंडेशन क्या दिया, तो रिकमेंडेशन ये दिया कि भाई 1931 के जनगणना में बताया गया कि 52% ओबीसी आबादी है। इस देश के कुल आबादी का 52% कौन है? ओबीसी है। मंडल आयोग का कहना था कि भाई जब 52% इनकी आबादी है तो कम से कम 27% इनको आरक्षण दिया जाना, आरक्षण मिलना चाहिए। कहां? नौकरी में। कहां मिलना चाहिए? नौकरी में। और इसके लिए तर्क क्या पेश किया? तो तर्क ये पेश किया कि सरकारी नौकरी में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। एक बात देखो ध्यान रखना, एससी और एसटी का रिजर्वेशन का आधार अलग है, ओबीसी रिजर्वेशन का आधार अलग है। ओबीसी रिजर्वेशन का आधार यह है कि गवर्नमेंट जॉब में यानी सिस्टम में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व ही नहीं है, मतलब लोग हैं ही नहीं। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में अगर देखिएगा गवर्नमेंट के जॉब जो है ना,
मतलब भारत सरकार का जॉब है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि 14-15% के आसपास अभी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन। इसलिए देखिए पिछड़ी जाति के कई नेता हैं जिनका कहना है कि पहले इसको तो 27% तो कम से कम कर दो, कम से कम 27% तो कर दो। जैसे बाइफर्केशन का बात चल रहा है कि 27% तो 3 हिस्सा में तोड़ेंगे, उसके लिए रोहिणी आयोग भी बना। तो जो पिछड़ी जाति के नेता हैं उनका कहना कि पहले कम 27% पूरा तो कर दो कम से कम, उसके बाद देखेंगे। मतलब अभी तो उतना भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ जितना मंडल आयोग बोला है। अरे बात समझ में, तो कहा यह गया कि 27% सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब बाद में हुआ क्या, मोरारजी देसाई का सरकार गिर गया। मोरारजी देसाई का सरकार गिर गया, 1980 में इंदिरा गांधी का फिर से सरकार आता। इंदिरा गांधी वैसे ठंडे बस्ते में डाल, सेम चीज ठंडे बस्ते में फिर डला गया। टाका का लेकर कमेटी नेहरू जी बनाए थे, ठंडे बस्ते में रहा, कोई पहल नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। बाद में देखिए 1990 के दशक में कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनारियो बनता है, तो 1990 में देखिएगा बीपी सिंह उस समय पीएम होते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने देखिएगा ओबीसी आरक्षण लागू किया। बीपी सिंह के द्वारा ओबीसी आरक्षण देखेगा तो लागू किया गया। लेकिन देखेगा इसका विरोध भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट के केस में देखेगा, इस केस एक फेमस है इंदिरा साहनी केस, ये सब 16 नंबर आर्टिकल में हम बताए होंगे। इंदिरा साहनी केस के नाम से फेमस है। इसमें कोर्ट का जजमेंट आया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण नहीं हो सकता। कैप लगा दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, ऐसे करके देखिएगा इसमें कैप लगा दिया गया। चलते रहा आगे इसी तरह से। आगे चलने के बाद देखिएगा फिर कांग्रेस की सरकार आती है, तो कांग्रेस की सरकार ने देखिएगा 2006 में आप कह सकते हैं मंडल पार्ट 2 लागू किया। पार्ट 2 जो मंडल पार्ट 2 हम कह रहे हैं, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी में तो आरक्षण मिल गया था ओबीसी, लेकिन जो सरकारी इंस्टीट्यूशन थे जैसे आईआईटी, केंद्रीय विद्यालय, ये जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूशन थे, आईआईएम, इनमें देखिए एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। 15 नंबर आर्टिकल में पढ़े एडमिशन में रिजर्वेशन, 16 नंबर में है सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, तो एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। तो 2006 में देखिएगा उस समय कांग्रेस के सरकार में अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री होते थे। इन्होंने देखिएगा जाकर के लागू किया कि जो केंद्रीय संस्थान है वहां पे एडमिशन में रिजर्वेशन को लागू किया। हालांकि इसको लेकर के भी कोर्ट में केस हुआ, लेकिन कोर्ट इसको सही माना और जारी रखा, सही माना और जारी रखा। इसी बीच में देखिएगा 2014 में सरकार जाती है कांग्रेस की, उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर पेश किया। क्यों? क्योंकि भाजपा को यह बात पता है कि इस देश के आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग का है, और जब तक ये वर्ग हमारे साथ नहीं आएगा तब तक हम सरकार में आएंगे ही नहीं कभी। तो प्रधानमंत्री को एज ए बड़े ओबीसी के लीडर के तौर पर पेश किया गया। तो प्रधानमंत्री देखिए ओबीसी के लीडर के तौर पे तो पेश ही हुए, साथ में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे भी पेश हुए। तो जब दोनों गुण उन्हीं के पास है तो फिर दूसरा कौन शासन कर सकता? हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे भी थे और ओबीसी के बड़े नेता तो कहलाएंगे, उस रूप में पेश किए। तो फिर दोनों का मिक्सचर हो गया, उसके बाद चलने लगा। बाद में देखिए 10 साल थोड़ा सा देखिए हिंदुत्व का पॉलिटिक्स ठीक ठाक चला, 10 साल के बाद थोड़ा स्लाइटली डाउन हुआ, और उसमें देखिए जाति के राजनीति थोड़ा ठीक ठाक आगे बढ़ा, और उसका परिणाम 2024 में दिख गया। ये बात इनको समझ में आ गया
कि अगर उन सब चीजों को जातीय जनगणना को नहीं करवाएंगे या इस पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में हो सकता है ज्यादा लॉस। ये पूरा देखेगा मसला है जो पूरा देखेगा पूरे डिस्कोर्स के विषय को बदल दिया। लेकिन इसमें एक बात है, सरकार ने घोषणा तो किया बट टाइमलाइन नहीं बताया। जैसे आप देखिएगा सरकार ने महिला आरक्षण जो 33% रिप्रेजेंटेशन वाला है उसको भी पास कर दिया, पर कब लागू होगा अता पता नहीं। उसी तरह से सरकार इस मामले में भी की, कह तो दिए कि जातीय जनगणना हो, कब, क्योंकि यही नहीं पता कि जनगणना कब होगा। तो देखिए अगला देखेगा बहुत बड़ा एक जाति के आधार पर देखिए इस देश में नूरा कुश्ती अखाड़ा शुरू होने जा रहा है। समझ रहे बात को? इसमें बहुत बड़ा एक एज मिलेगा सरकार को, जो खास करके वो पार्टी है कि बिहार का इलेक्शन में इतना आसान नहीं है, जो यहाँ के विपक्षी पार्टी उससे पार पाना आसान नहीं है, क्योंकि भले 2% से वो सरकार में नहीं आ पा रहा है लेकिन उससे पार पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि 25 से 30% उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पूरे वोट पे। समझ रहे बात को? ये बहुत बड़ा एक तरह से कहिए चंक ऑफ यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो वोट है ना उसको मैनेज करने के लिए भी सरकार के द्वारा देखिए स्टैंड शायद लिया गया होगा। बाकी आगे पता चलेगा कैसे होगा, लेकिन हाँ राजनीति बहुत बदलने वाला है। इस देश की राजनीति देखिएगा बहुत तेजी से बदलने वाला है, क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति हुआ ना तो उत्तर भारत में देखिएगा खूब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां उनका महत्व और वर्चस्व बढ़ेगा।